नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बंगाल में रीपोलिंग के दौरान मचे बवाल की, नीट मामले में हुए प्रदर्शन की, देखेंगे पीएम मोदी को लेकर आरटीआई में हुआ क्या खुलासा, पीएम के विदेश दौरे पर क्यों उठे सवाल, जानेंगे विजय सरकार में कांग्रेस की दमदार एंट्री के बारे में, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि, कांग्रेस के दिग्गजों ने वीर भूमि पर दी श्रद्धांजलि। राहुल ने कहा, पापा आपका सपना पूरा करना मेरी जिम्मेदारी। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। पर्सनैलिटी राइट्स केस में कोर्ट का अंतरिम राहत देने से इनकार। अदालत ने कहा, लोकतंत्र का हिस्सा है कार्टून और व्यंग्य। केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच 22 मई को होगी वार्ता। एपेक्स बॉडी ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को डेलीगेशन में शामिल करने की दी जानकारी। पहली बार केंद्र के साथ बातचीत करेंगे वांगचुक। विदेश दौरे से लौटे पीएम मोदी, सेवा तीर्थ में ली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 135 अंकों की गिरावट के साथ 75,183 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 4 अंकों की गिरावट के साथ 23,654 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट पर दोबारा वोटिंग कराई गई। इस बार भी बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के पीछे हटने के बाद मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में रह गया। फलता में हो रहे चुनाव को लेकर पहले से ही सियासत गरमाई हुई थी कि इस बीच एक खुलासे ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौर से ही बीजेपी और टीएमसी में टकराव बना हुआ है। दोनों दलों में जारी बयानबाजी के बीच चुनाव आयोग ने फलता विधानसभा के सभी 285 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराई और इस बार भी जनता ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। शाम 6 बजे तक करीब 90% वोट डाले गए। 29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान बीजेपी का आरोप था कि कई बूथों पर ईवीएम में उसके नाम के बटन पर टेप चिपका था। साथ ही सीसीटीवी कैमरों का मुंह भी घुमा दिया गया था, जिससे उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो सके। कई अन्य बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आईं। इसके बाद चुनाव आयोग ने रीपोलिंग का आदेश दिया। इसके नतीजे 24 मई को आएंगे, लेकिन इस बार मुकाबले में टीएमसी नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला सिमटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पहले ही चुनाव मैदान से पीछे हट गए। उनके पीछे हटने को लेकर भी बीजेपी पर सवाल उठ रहे थे। जिस तरह खुद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने धमकी देते हुए कहा था कि कहां है वो डकैत, पुष्पा या कुछ ऐसा ही नाम था उसका। तथाकथित डकैत अब मेरी जिम्मेदारी है, उसका इलाज अब मैं करूंगा। और इसके 3 दिन बाद ही जहांगीर खान चुनाव से पीछे हट गए। इसे लेकर पहले से ही पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई थीं। इस बीच हुए एक खुलासे ने बीजेपी को इस चुनाव में मिली जीत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को चुनाव आयोग से मिली भगत करार दिया था और अब चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़ों ने इस धांधली से पर्दा उठा दिया है। दरअसल राजारहाट न्यू टाउन सीट पर बीजेपी के पीयूष कनोडिया ने टीएमसी के दिग्गज उम्मीदवार तापस चटर्जी को महज 316 वोटों के बेहद करीबी अंतर से शिकस्त दी है। गौर करने वाली बात यह रही कि यहां 17वें राउंड तक टीएमसी उम्मीदवार रेस में आगे बने रहे, लेकिन इसके बाद काउंटिंग ही रोक दी गई और जब अगले दिन फिर काउंटिंग शुरू हुई तो 18वें राउंड में बीजेपी जीत गई और इस अंतिम राउंड के दौरान टीएमसी या माकपा यानी सीपीआईएम या कोई भी काउंटिंग एजेंट वहां मौजूद नहीं था। ऐसे में उसकी ये जीत सवालों से घिर गई है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ राज्य के सीएम शुवेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उन्हें एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया है, लेकिन राजारहाट न्यू टाउन के बूथ नंबर 164 जो मुसलमान पाड़ा कहलाता है, वहां 88% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। उस बूथ पर बीजेपी को 97% वोट मिले। ऐसे में बीजेपी की जीत पर सवाल उठने लाजमी हैं। तापस चटर्जी ने भी कहा है कि मेरी हार पूरी तरह से प्री प्लान्ड थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, मुस्लिम बहुल बूथ पर 97% मतदान भाजपा के पक्ष में होना ईवीएम में हेरा फेरी।
ईवीएम में बदलाव या चुनाव आयोग के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ईवीएम में दर्ज आंकड़ों से बिल्कुल अलग वोट घोषित करने का साफ सबूत है। तो हर बीतते दिन के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर सवालों की कड़ी बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष के आरोप, उनकी तरफ से उठाए गए सवाल क्या चुनाव आयोग को एक्शन पर मजबूर कर पाएंगे? क्या फलता की तरह राजारहाट न्यू टाउन में भी दोबारा वोटिंग कराई जाएगी? बीजेपी की जीत इस सवालों के घेरे में है तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्टूडेंट्स और विपक्ष सड़कों पर उतर आए हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और पेपर लीक का मुद्दा सियासत में जोरों शोरों से गूंज रहा है। इस प्रदर्शन की एक झलक जयपुर में देखने को मिली। इस दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। देखिए रिपोर्ट। जयपुर की सड़कों पर 21 मई को सियासत का ऐसा उग्र रूप देखने को मिला जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने सीधे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का घेराव करने के लिए कूच किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। धक्का मुक्की और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की तेज बौछारें करनी शुरू कर दी, लेकिन आक्रोशित कांग्रेसी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से शुरू हुआ ये पैदल मार्च जैसे ही शहीद स्मारक होते हुए बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ा। पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, तभी पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, देखिए बीजेपी तानाशाही कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी एक शब्द उस पर नहीं बोल रहे। यहाँ का शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। 100 के आसपास पेपर लीक हो चुके हैं भारत सरकार के, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बीजेपी के पदाधिकारी इसमें शामिल पाए गए हैं। पिछला पेपर भी लीक पाया गया है। ये लोग पेपर लीक माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हैं, न कि उन पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान एनटीए को भंग करने की मांग भी जोर शोर से उठाई गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नीट पेपर लीक मामले ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा तोड़ा है। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा, 2024 में राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था नीट का पेपर चोरी हो रहा है और लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप चर्चा करा लीजिए। इन्होंने चर्चा नहीं कराई क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में बैठे हुए लोग चोर थे। जैसा आप जानते हैं कि 3 मई को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक के गंभीर आरोप लगने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इसे रद्द कर दिया था, जिससे देश के लगभग 22.8 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी री एग्जाम अब 21 जून को आयोजित करेगी, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा ये खिलवाड़ कब खत्म होगा। नीट के मुद्दे पर तो पहले से ही सरकार घिरी हुई थी और अब एक और मामला सामने आया है जिसने पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ाती हैं। आपको याद होगा जब 5 राज्यों में चुनाव जारी थे तब अचानक 18 अप्रैल की रात पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था। उस वक्त राज्यों में आचार संहिता लागू थी। इसके बावजूद पीएम मोदी ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर विपक्ष पर हमला बोला और अब इसे लेकर आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है जिसने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने आरटीआई सूचना का अधिकार के जरिए एक ऐसा खुलासा किया है जिसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और प्रधानमंत्री मोदी के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको याद होगा 18 अप्रैल को संसद में महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल के गिरने के ठीक एक दिन बाद पीएम मोदी अचानक टीवी पर रात 8 बजे आए थे। विषय बताया गया नारी शक्ति, लेकिन मंच का इस्तेमाल विपक्ष पर हमला बोलने के लिए हुआ। पीएम ने कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा और डीएमके जैसी पार्टियों का सीधे नाम लेकर आरोप लगाया कि इन्होंने महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है। लेकिन मुद्दा यह है कि जिस वक्त पीएम सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर ये राजनीतिक भाषण दे रहे थे, उस वक्त असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव चल रहे थे। वहां आदर्श आचार संहिता लागू थी। क्या पीएम ने इस प्रसारण के लिए चुनाव आयोग से इजाजत ली थी? साकेत गोखले की आरटीआई के जवाब में अब चुनाव आयोग ने खुद माना है कि नहीं, इसके लिए कोई परमिशन, कोई इजाजत नहीं ली गई थी। इस सनसनीखेज खुलासे पर साकेत गोखले ने एक्स पर मोदी सरकार और चुनाव आयोग को घेरते हुए लिखा, चौंकाने वाला खुलासा, ये टीवी भाषण असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में चुनावों के बीच हुआ। अब एक आरटीआई के जवाब में चुनाव आयोग ने मुझे सूचित किया है कि मोदी ने भाषण के प्रसारण के लिए चुनाव आयोग से पूर्व स्वीकृति नहीं मांगी थी, जो कि आदर्श आचार संहिता के तहत अनिवार्य है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। साकेत ने आगे कहा कि यही वजह है कि आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई चुनाव आयोग के खिलाफ है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बचाए जा सके।
जब आयोग खुद चुनावों में हेरफेर करता है और मोदी शाह के लिए काम करता है तो हम एक लोकतंत्र कहलाने का अधिकार खो देते हैं। आरटीआई के इस जवाब ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है तो पीएम मोदी का विदेश दौरा भी विवादों से घिर गया है। पीएम मोदी भारत पहुंचते ही सवालों से घिर गए हैं। साथ ही उनकी इटली यात्रा का बड़ा राज भी खुल गया है। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर बड़े आरोप भी लगाए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी 15 मई से 5 देशों की यात्रा पर थे, जिनमें यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल है। 21 मई को वो अपनी विदेश यात्रा पूरी करके वापस भारत लौट आए हैं, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि अपने विदेश दौरे से पहले पीएम मोदी ने जनता से अपील की थी कि वर्क फ्रॉम होम करें, विदेश यात्रा टालें, सोना ना खरीदें। ये कहने के बाद वो खुद ही विदेश दौरे पर निकल गए, जिसे लेकर सियासत खूब गरमाई रही। और अब उनके भारत लौटने के बाद भी सियासी हलकों का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। तीखी बयानबाजी का दौर तेज है। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मोदी जी ने इटली की यात्रा पर भारत की कमाई खर्च की। इसकी असली वजह देश के राष्ट्रीय हितों के लिए बेहद चिंताजनक है। दरअसल पीएम मोदी की इटली यात्रा पर एक बड़ा खुलासा लैटिन अमेरिकन टेलीविजन नेटवर्क टेलीसुर ने किया है। इजराइल की तरफ से भेजे गए 3 जहाजों को इटली में रोक लिया गया था। इन जहाजों में जो स्टील लदा था वो संभवतः इजराइल को सामरिक मदद के लिए भेजा गया था। टेलीसुर की रिपोर्ट इटालियन पोर्ट्स हाल्ट इजराइल बाउंड स्टील शिपमेंट फ्रॉम इंडिया में लिखा है कि मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी द्वारा ले जाए जा रही ये माल गियोया, टोरो और कालिग्यारी बंदरगाहों पर रोक दिया गया है। बॉयकॉट, डिवेस्टमेंट एंड सेंसेक्शन आंदोलन और नो हार्बर फोर्ट जेनोसाइड के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी निगरानी अभियानों से इन खेपों की पहचान करने में मदद मिली। इन समूहों का मानना है कि रोके गए माल में लगभग 806 टन स्टील है, जिसका उपयोग इजरायली सेना के लिए 17,458 तोप के गोले बनाने में किया जा सकता है। बीडीएस के सैन्य प्रतिबंध समन्वयक इल्हाम यासिन ने कहा कि हम अब भारत से इजराइल को सैन्य आपूर्ति की बाढ़ देख रहे हैं और उन्होंने इन आपूर्तियों को इजराइल तक पहुंचाने से रोकने और दूर दक्षिणपंथी भारतीय सरकार और इजराइल के अत्याचार अपराधों में उनकी संलिप्तता के लिए किसी भी दोषी भारतीय कंपनी को जवाबदेह ठहराने के लिए दबाव बनाने का आह्वान किया। डीबी लाइव इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी इजराइल की मदद के लिए इटली पहुंचे थे और देश का पैसा वहां खर्च किया गया। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी की इटली यात्रा का राज खुल गया है तो तमिलनाडु की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। सीएम विजय ने अपनी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार किया है, जिसमें 23 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस विस्तार में कांग्रेस को भी शामिल किया गया है। अब मंत्रियों की नियुक्ति से प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपना पहला कैबिनेट विस्तार कर लिया है। 21 मई को 23 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस विस्तार की सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस भी अब औपचारिक रूप से इस सरकार में शामिल हो गई है। कांग्रेस के 2 विधायकों को इस नए मंत्रिमंडल में जगह मिली है। कांग्रेस के उन 2 विधायकों के नाम ये रहे जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली। किलियूर विधानसभा क्षेत्र से राजेश कुमार और मेलूर विधानसभा क्षेत्र से पी विश्वनाथन। ये मौका ऐतिहासिक है क्योंकि कांग्रेस पूरे 59 साल बाद तमिलनाडु की राज्य सरकार का हिस्सा बनी है। इससे पहले 1967 में कांग्रेस सरकार का हिस्सा थी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू हुआ। ये कार्यक्रम चेन्नई के गिंड स्थित राज्यपाल आवास पर रखा गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सभी 23 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम विजय समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। दरअसल 10 मई को जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब उनके साथ केवल 9 मंत्री ही बने थे। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कुल 43 सरकारी विभाग हैं। इनमें से लगभग आधे विभाग बिना मंत्रियों के ही चल रहे थे। मंत्री न होने से फैसले लेने में बहुत देरी हो रही थी। कामकाज अटका हुआ था। विपक्षी दल भी इस बात को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहे थे। अब नए मंत्रियों के आने से खाली पड़े मंत्रालय भर जाएंगे और सरकार का कामकाज भी तेज होगा। 23 में से 2 कांग्रेस नेताओं के अलावा बाकी सभी मंत्री टीवी के पार्टी से ही है। आइए एक बार इनके नामों पर भी नजर डाल लेते हैं। श्रीनाथ, कमल, सी विजय लक्ष्मी, आरवी रंजीत कुमार, विनोद, राजीव, बी राजकुमार, वी गांधीराज, मथन राजा, के जगदेश्वर, एम विजय बाला, लोकेश तमिल सेल्वन डी, विजय तमिलन पार्थिबन ए, रमेश कुमार आर, के थेन्नारासु, वी संपत कुमार और मोहम्मद फरवाज। कुल मिलाकर चुनाव जीतने के बाद विजय की टीवी के सरकार का ये एक बड़ा और बहुत जरूरी कदम है।
अब देखना होगा कि अपनी इस नई और पूरी टीम के साथ सीएम विजय राज्य में कैसे काम करते हैं। विजय सरकार में कांग्रेस की दमदार एंट्री हो गई है, जबकि बीजेपी तमिलनाडु में सरकार नहीं बना पाई। अब वो इस बात का बदला राज्य से किस तरह से ले रही है, उसकी एक तस्वीर सामने आई है। एक अहम प्रोजेक्ट को तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया है। अचानक हुए इस बदलाव ने अब सत्ता के गलियारों में केंद्र की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय को सरकार बनाते ही केंद्र की तरफ से झटका लगा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने सीधे तौर पर तमिलनाडु से अपना राजनीतिक बदला लेने की कोशिश की है। दरअसल मुद्दा है देश की सुरक्षा और 15,000 करोड़ रुपए के एक बेहद अहम डिफेंस प्रोजेक्ट का, जिसे तमिलनाडु से रातों रात आंध्र प्रदेश की झोली में डाल दिया गया। दरअसल भारत के 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान यानी AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के उड़ान की टेस्टिंग और इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा हब तमिलनाडु के होसुर में बनना था। लेकिन पिछले ही शुक्रवार यानी 15 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अचानक इस प्रोजेक्ट की नींव पुट्टापर्थी में रख दी। अब सवाल है कि केंद्र ने ऐसा क्यों किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर TRV राजा ने सीधा आरोप लगाया है कि ये फैसला विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। तमिलनाडु पिछले 3 साल से DRDO के साथ मेहनत कर रहा था। राज्य ने 100 एकड़ मुफ्त जमीन और 3.5 किलोमीटर लंबा रनवे तक ऑफर किया था। होसुर बेंगलुरु के ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के बेहद करीब होने से रणनीतिक और तकनीकी रूप से सबसे बेहतरीन लोकेशन थी। TRV राजा ने एक्स पर कहा, जिस बात का डर था वही हुआ कि राष्ट्रीय रक्षा के रणनीतिक निवेश अब राजनीतिक आधार पर तय होंगे। आंध्र प्रदेश का नया स्थान तकनीकी रूप से बिल्कुल बेहतर नहीं है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए आंध्र प्रदेश गया क्योंकि वहां केंद्र सरकार को समर्थन देने वाले नायडू बैठे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर 15,000 करोड़ के निवेश, हजारों हाईटेक रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले तकनीकी खूबियों के बजाय सिर्फ गठबंधन की मजबूरियां देखकर लिए जाएंगे तो ये बेहद खतरनाक है। इस पर फिलहाल विजय सरकार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस फैसले ने मोदी सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार तो पहले से ही घिरी हुई थी और अब बीजेपी भी मुसीबत में दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में CJ सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद अब सोशल मीडिया पर आंदोलन का रूप ले चुका है। मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी अब करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है। इस पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इसी कड़ी में उसने कुछ ऐसा किया है जिससे वो खुद घिर गई है। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हुई एक टिप्पणी अब देश भर में राजनीतिक और सोशल मीडिया विवाद का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। CJ सूर्यकांत ने बीते हफ्ते एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी थी। बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। बेरोजगार युवाओं ने इस टिप्पणी को अपमानजनक बताया और देखते ही देखते इंटरनेट पर विरोध की लहर दौड़ पड़ी। इसी विरोध के बीच सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP नाम की एक नई डिजिटल मुहिम शुरू हो गई। हालांकि ये कोई आधिकारिक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि विरोध के तौर पर बनाया गया एक ऑनलाइन अभियान है। लेकिन कुछ ही दिनों में इसके फॉलोअर्स लाखों से बढ़कर करोड़ों तक पहुंच गए हैं, जिसकी चर्चाएं तेज हैं। तो वहीं खबर अब ये भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया है, जिसके बाद इसके फाउंडर अभिजीत दीपके भड़क उठे हैं। उन्होंने बताया, जिसका डर था वही हुआ। पहले उन्होंने हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिश की, जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने इसे बैन कर दिया। हमारा एक्स का ऑफिशियल अकाउंट इस वक्त भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। और अब अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश करने का दावा किया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, कॉकरोच जनता पार्टी की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता को देखकर मोदी सरकार बुरी तरह घबरा गई है। वो उन्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, समानांतर खाते बना रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं और अब उनके खातों को ब्लॉक करने का आदेश दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या अब 13.9 मिलियन से ज्यादा की हो गई है, लेकिन कॉकरोच की तरह वो बढ़ते ही रहेंगे। बता दें कि फॉलोअर्स के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ था जब CJ सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें ना रोजगार मिलता है और ना किसी पेशे में जगह मिलती है। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या RTI एक्टिविस्ट बनकर दूसरों पर हमला करने लगते हैं। हालांकि बयान पर बढ़ते विवाद के बाद CJ ने अगले ही दिन सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा देश के युवाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और उनका बयान केवल फर्जी डिग्री धारकों के संदर्भ में था। लेकिन तब तक ये मामला सोशल मीडिया पर एक बड़ा आंदोलन बन चुका था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड बनकर रह जाती है या आने वाले दिनों में ये सरकार और व्यवस्था के खिलाफ युवाओं की नाराजगी का बड़ा प्रतीक बनती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
हम में से बहुत सारे लोग मेलोडी चॉकलेट बचपन से खाते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि मेलोडी चॉकलेट एक दिन दो देशों के बीच में बढ़ते हुए प्यार की निशानी बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया से दूर जाकर अपने मित्र प्रधानमंत्री मेलोनी, जो इटली की पीएम हैं, उनसे भारत के प्यार का इजहार किया और मेलोडी चॉकलेट उनको भेंट कर दी। चर्चाएं दूर दूर तक फैल गईं, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, लोग मज़े ले रहे हैं और भक्तों की नींद हराम है। आगे देखिए क्या क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।